तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं प्रियांशु सर आपको आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताने वाला हूँ। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये जो लेसन है आप बेसिकली डील करता है हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, नर्वस सिस्टम ये नहीं कि वो नर्वस है, मतलब आप स्टेज के ऊपर जाते हो नर्वस होकर एकदम हाथ पैर कांपने लगते हैं, वो चीज़ नहीं है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम और हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिससे हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो मतलब होता है कि हम किस तरीके से चीज़ों को रिएक्ट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही हैं हमारे बॉडी के साथ, अगर बाहर हो या अंदर हो, किस तरीके से हमारा बॉडी उसके साथ रिएक्ट करता है। सडन रिएक्ट हो या फिर लेट रिएक्ट हो, किस तरीके से हम हमारे मूवमेंट्स को, हमारे डेली लाइफ के मूवमेंट्स को किस तरीके से चलाते हैं, क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, मैं ये तो वैसे भी वन शॉट चलने वाला है, तो बस समझाऊंगा कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है। उन चीज़ों का आपको ध्यान देना है बस। ओके, सो living organisms respond and react to various stimuli like heat, light, cold, टच एंड प्रेशर एक्सेट्रा। तो क्या करते हैं जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम भी हैं, तुम भी हैं, सब भी हैं, सबको पता है। ठीक है, सो उसमें प्लांट्स भी जाते हैं, ये बात याद रखो। हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को कंबाइंड पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरीके से हीट आता है, लाइट होता है, हीट से आप समझ लो कि एक हॉट ऑब्जेक्ट है, आग लगी हुई है, वहाँ पे आप हाथ ले रहे हो। क्यों ले रहे हो, आपकी पागलपंती है वो अलग बात है, लेकिन ले रहे हो। फिर आप फील करते हो गर्म है, वैसे ही हाथ को रखते हो क्या? नहीं रखोगे तो वैसे तो वो जल के हड्डियाँ दिखने लग जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन आप ऐसे झट से पीछे की तरफ खींच लाते हो हाथ को। क्यों खींचते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है पढ़ेंगे हम आगे। तो लाइट अगर आपके ऊपर, आंखों के ऊपर एकदम तेज़ रोशनी आ जाती है, आप रात को सोए हो, एकदम झट से किसने लाइट ऑन कर दी, आप ऐसे नींद से खुलते हो तो ऐसे आपके ऊपर कोई टॉर्च डाल रहा है, सडन जब लाइट आता है तो आप आंखें बंद कर देते हो आप। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो प्यूपिल का साइज़ है वो धीरे धीरे कंट्रैक्ट हो जाता है, कभी कभार रिलैक्स हो जाता है। तो वो सिलियरी मसल्स की वजह से होता है, लेकिन वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसको सपोर्ट कर रहा है होने में, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। वो ये तो इसका रीज़न तो नर्वस सिस्टम है। ठीक है, और हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और टच मतलब एक मॉस्किटो आके आपके हाथ में बैठ गया, वो अनकॉन्शियसली भी अगर आप सो रहे हैं, आप कभी कभार अपने आप को चांटा मार देते हो। क्यों? मच्छर बैठी थी तो आपने रियलाइज़ किया, वो एक रेस्पॉन्स आया, एक स्टिमुली आया हमारे बॉडी को, हाँ कोई बैठा हुआ है, जल्दी से मारो उसको। ठीक है, इस तरीके से होता है। प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली बट इन डिफरेंट मैनर। ओब्वियसली प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफरेंट स्पीसीज हैं, डिफरेंट एनिमल्स मतलब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनमें डिफरेंट तरीके की वो रिस्पॉन्स रहती है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स हैं हमारे एनिमल्स में। जब बात आती है एनिमल्स की, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों सिस्टम है जिसमें हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलता है हमारे बॉडी में। नर्वस सिस्टम नर्व से लेकर बना हुआ है, नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तीन चीज़ों से बनाया गया है। और एंडोक्राइन सिस्टम के साथ साथ एक और चीज़ होता है एक्सोक्राइन सिस्टम, जो कि इसका पार्ट नहीं है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नहीं है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जो हार्मोन्स को एकदम ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज़ कर देते हैं। हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड स्ट्रीम चल रहा है, उसमें जो डायरेक्ट रिलीज़ होते हैं जो हार्मोन्स है उनको, जैसे कि थायराइड ग्लैंड हो गया या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, वो क्या करते हैं अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो जैसे स्वेट हो गया, म्यूकस हो गया, ये सब हमारे बॉडी के बाहर रिलीज होता है। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों चीज़ें हैं हमारे बॉडी में, दो सिस्टम्स हैं जो हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलाते हैं, जो एनिमल्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, सो नर्वस सिस्टम के फंक्शंस देखो, इस लेसन्स में आपको समझना भी है, कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स में इनको याद रखना है। लेकिन ये वाला जो फंक्शंस वाला पार्ट है ना, इसको याद रख लो यार, एग्जाम्स में आते हैं व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये आ जाता है एग्जाम में। तो ये तीन ही पॉइंट है, ईजियर पॉइंट है, मैं समझा देता हूँ आज। टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, तुम्हारे चारों तरफ कौन सा चेंजेस आ रहे हैं, उसको, उसी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना। आपके हाथ में आके मच्छर बैठा या फिर आग पास में है, आप हाथ ले रहे हो पास में, उस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को गेन करना, वो नर्व्स गेन करके वो आपके ब्रेन को भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू से। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को गेन करना, उसको समझना है कि आपके एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे वो दूसरी बात है, लेकिन पहले रिसीव करना इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या आता है, तो रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स, स्टिमुली रिस्पॉन्स। देखो,
हमारे बॉडी में कहाँ पे आके मच्छर बैठी है। देखो मच्छर काट रहा है हाथ पे, तुम फील कर रहे हो पैर पे, नहीं हो सकता ऐसा, ठीक है। वैसे ही हाथ ले रहे हो तुम आग के पास, अब जलन कहाँ पे महसूस होगी, पैर पे या फिर पीठ पे, नहीं, हाथ में ही होगी। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में से वो इन्फॉर्मेशन को गेन किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे कौन सा दर्द हो रहा है, कहाँ पे कौन सा रिएक्शन चाहिए, वो बाद में आएगा। ये वाला सीन आ गया रिएक्शन का। टू एक्ट अकॉर्डिंगली थ्रू मसल्स एंड ग्लैंड्स। अब देखो कोई भी मूवमेंट अगर करोगे हमारे बॉडी में तो वो मसल्स ही कराएंगे ना, ठीक है। ग्लैंड्स की वो अलग बात है, वो जब आपका एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है, वो अलग बात है, वो फाइट एंड फ्लाइट का सिचुएशन, वो ग्लैंड्स की अलग बात है। लेकिन मसल्स तो ही तो हेल्प करते हैं आपको जब भी मूवमेंट होता है। अगर आपने हाथ लिया है आग के पास तो पीछे कैसे लाओगे, मसल कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन से ही तो होगा। तो इसलिए मसल और ग्लैंड्स को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि नहीं यहाँ पे कुछ एक्शन की ज़रूरी है, आप कंट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, या फिर ग्लैंड्स को बोला जाता है अपनी हार्मोन्स रिलीज़ करो। स्टिमुलस क्या है, अब आपने स्टिमुलस तो इसे सुन लिया, लेकिन स्टिमुलस का मतलब क्या है। स्टिमुलस का मतलब है एनी चेंज इन एनवायरनमेंट और विद इन दैट ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। एग्जाम्पल टचिंग ए हॉट प्लेट। अब देखो कोई भी एनवायरनमेंट में किसी भी चेंज, ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज होगा एनवायरनमेंट में जो ये रिएक्शन आपके अंदर एक सृष्टि करेगा, एक बनाएगा, पैदा करेगा, ठीक है। कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा चेंज हो जाता है जिसमें आप फील करते हो कि आपके बॉडी में रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है, स्टिमुलस क्रिएट हो रहा है, वही तो स्टिमुलस है। टचिंग ए हॉट प्लेट, अगर आप एक हॉट प्लेट को टच कर रहे हो तो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आया, वो हॉट चीज़ है, वही तो स्टिमुलस है। आपने जब उसको टच किया तो आपने हॉट महसूस किया, वही तो स्टिमुलस है। जो हीट आपने महसूस किया वही स्टिमुलस होता है। लेकिन जो एनवायरनमेंट में चेंज है उसको जब आप महसूस करते हो ना, वही स्टिमुलस होता है। रेस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ हर बॉडी टू दिस चेंजेस। एग्जाम्पल विड्रॉल ऑफ हर हैंड, एक्शन है तो रिएक्शन है। अब हीट महसूस हो रहा है, आग के पास अपने हाथ लिया, फिर कोई हॉट ऑब्जेक्ट के पास हाथ लिया है तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, आप ऐसे हाथ खींच लोगे पीछे, तो वही चीज़ है। अगर आपको किसी ने सवाल पूछा है और उसका आपने झट से जवाब दिया है, जो सवाल है वो स्टिमुलस है, सिंपल से याद रखो, सवाल है जो वो स्टिमुलस है, उसका आंसर जो है वो रेस्पॉन्स है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ आवर बॉडी टू दिस चेंजेस, जो ये चेंजेस होता है स्टिमुलस की वजह से, ड्यू टू द स्टिमुलस, वो जो रिएक्शन हमारा बॉडी दिखाता है वही हमारा रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट। हम कैसे महसूस करते हैं कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है, मच्छर आके हम पे बैठी है, ठीक है। तो कैसे हम महसूस करते हैं इस चीज़ को। आर रिसेप्टर्स, अब जो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे बॉडी के चारों तरफ है, ठीक है, ये क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कि क्या हमारे सराउंडिंग में क्या चेंजेस हो रहे हैं ना, उसको रिसीव करके ना स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को भेजते हैं, ठीक है। तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जो टिप्स ऑफ नर्व सेल्स का एकदम स्ट्रक्चर हम नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। नर्व सेल्स के एकदम टिप, मतलब आप समझ रहे हो, एकदम लास्ट वाले कर्नर में एक रिसेप्टर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से गेन करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि क्या क्या हो रहा है एनवायरनमेंट में, उस हिसाब से रिएक्ट बाद में होगा। लेकिन रिसेप्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन दिस वे। रिसेप्टर्स आर सेंस ऑर्गन्स। तो रिसेप्टर्स क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन्स है। देखो इनर ईयर हो गया, ठीक है, हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो रिसेप्टर्स हमारे कान में भी है, ठीक है, जो इनर ईयर में होते हैं जिससे हम सुन पाते हैं। ओबियसली हम सेंस ऑर्गन्स जो हैं वही तो हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से चल रहे हैं, वरना उनका कुछ वजूद नहीं है, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स आइज, जो आई में होते हैं वो फोटो रिसेप्टर्स। फोटो की बात जनरली आती है तो लाइट के बारे में आती है, फोटोसिंथेसिस हो गया, ठीक है। तो फोटो जब आता है, रिसेप्टर्स जो होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आँखों में होता है विजुअल स्टिमुलस। हम आँखों में कुछ देखते हैं कि हाँ मेरे सामने आग लगना शुरू हो गया, मुझे भागना चाहिए, मेरे सामने कुत्ता आ रहा है मेरे पीछे, तभी एड्रेनालाइन ग्लैंड रिलीज़ कर देता है एड्रेनालाइन, तो उस हिसाब से हम भागने लग जाते हैं। तो इसलिए फोटो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आँखों में होते हैं। और स्किन तो हमारा सेंस ऑर्गन है, और स्किन में स्किन एक खुद ही एक सेंस ऑर्गन है, ठीक है। उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पेन, टच और हीट को महसूस कराते हैं। जो पेन होता है स्किन में, किसी ने चिकोटी काट ली, फिर टच कर दिया, या फिर हीट कुछ लग गई, ठीक है, इस तरीके से, या फिर सुई लग गई, तन में सुइयाँ लगी, वैसे इस तरीके से, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑल्फैक्टरी की बात जब आएगा, आप समझ रहे हैं ना, नोज़ के बारे में हो रही है, और गस्टेटरी की जब बात आएगा तो टोंग के बारे में हो रही है। ये दोनों बातें हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था, ठीक है, एसिड बेस सॉल्ट में, इंडिकेटर्स के बारे में, ऑल्फैक्टरी एंड गस्टेटरी, ठीक है।
अल्फैक्टरी नोज़ के बारे में बोला जाता है, जो नोज़ में जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमने स्मेल और डिटेक्ट कर पाते हैं स्मेल को, उसे बोला जाता है अल्फैक्टरी रिसेप्टर। और गस्टेटरी रिसेप्टर जो टोंग में होता है, जो टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं हमारे, वही नर्व्स की वजह से ही होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम खट्टा मीठा, ठीक है, ये सब टेस्ट कर पाते हैं। न्यूरॉन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये बंदा अगर नहीं रहेगा, इंपॉर्टेंट बंदा है, ठीक है, ये बंदा अगर नहीं रहेगा तो नर्वस सिस्टम का कोई वजूद नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये न्यूरॉन एक नर्व सेल है, नर्व सेल को ही न्यूरॉन बोला जाता है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। बस इतना आपको याद रखना है डेफिनेशन। अगर पूछ लिया कि व्हाट डू मीन बाय न्यूरॉन, न्यूरॉन क्या है, ये लिखना है बस। न्यूरॉन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट, ठीक है, और डेंड्राइट होता है एक सेल बॉडी, और एक्सॉन होता है, और एक सिनेप्से होता है। तो डेंड्राइट का क्या काम होता है, अब देख लो, स्ट्रक्चर देख लो, ये होता है डेंड्राइट, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये डेंड्राइट हो गया, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, ये सेल बॉडी होता है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस, ये सब डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। और ये एक्सॉन्स हो गए उसका सेल बॉडी का, और ये आगे नर्व्स एंडिंग्स, नर्व के एंड पार्ट्स, ठीक है। और सिनाप्स जो होता है वो एक्चुअली यहाँ पे एक और डेंड्राइट, मतलब ऐसे समझ लो, ये एक और नर्व जब यहाँ पे आएगा और फिर एक्सॉन ऐसे ऐसे चलेगा, तो यहाँ पे जो एक गैप बन जाता है, ये वाला गैप नर्व एंडिंग और उसके डेंड्राइट के बीच का जो गैप होता है, उसको सिनाप्स से बोला जाता है। अभी पढ़ोगे आगे, आ जाओ। डेंड्राइट क्या करता है, इन्फॉर्मेशन इज एक्वायर्ड, इन्फॉर्मेशन क्या करता है, बाहर से एक्वायर करता है, बाहर से हो या अंदर से हो। लेकिन यहाँ पे देखो, ये वाला अगर समझ लो कि ये स्किन के बाहर है, ये मतलब स्किन के बाहर नहीं, मतलब स्किन के अंदर है लेकिन स्किन के पास है, तो ये इन्फॉर्मेशन ये रिसीव करेगा, लेकिन ये थोड़ी रिसीव करेगा, लेकिन ये भी तो डेंड्राइट है, ये क्या करेगा, इससे वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा इस न्यूरॉन को, क्योंकि एक लंबा ऐसा न्यूरॉन तो नहीं हो सकता इतने बॉडी में, क्योंकि वो टूट जा सकता है, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन का जो एफिशिएंसी है वो भी कम हो सकता है। ये हाँ ज़रूर, नर्व सेल्स हमारे बॉडी के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स बोला जाता है इनको, लेकिन सारे नर्व सेल्स लंबे नहीं होते, ठीक है। और सेल बॉडी जो एक्सॉन है, द इंफॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गेन हुआ है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तौर पर चलता है यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के तौर पर चलता है। और सिनाप्से में पार्ट वेयर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल मैसेज फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन टू नेक्स्ट न्यूरॉन। देखो यहाँ से पूरा एकदम नर्व एंडिंग तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स चलता है। अब जब वो वाला इन्फॉर्मेशन एक और नर्व को जाएगा डेंड्राइट के थ्रू, वो जो यहाँ पे एक गैप होता है, वो जो इसको सिनाप्स से बोला जाता है, वो क्या होता है, यहाँ पे सिनाप्स के जस्ट पास में ही जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो केमिकल इम्पल्स या फिर केमिकल मैसेज में बदल जाता है। फिर डेंड्राइट में जब आता है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, केमिकल इम्पल्स, फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, फिर एक और नर्व आएगा जब उसके सिनाप्स के पास चेंज हो जाएगा वो केमिकल मैसेज के तौर पर, फिर वहाँ पर एक और नए न्यूरॉन में जाएगा, एक और नए न्यूरॉन में जाएगा, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज होगा। तो इस तरीके से एक प्रोसेस होकर हमारे बॉडी में पूरी चारों तरफ से इन्फॉर्मेशन ला के स्पाइनल कॉर्ड में लाता है और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक चलती है सारा इन्फॉर्मेशन। Part where electrical signal is converted into chemical message for onward transmission to next neuron by release of neurotransmitters। ठीक है, ये तुम्हारे बुक में नहीं है लेकिन इसको याद रखो तो अच्छी बात है, मत रखो तो कोई बात नहीं है। और बाय द वे ये नोट जो है मैं टेलीग्राम के लिंक में तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो टेलीग्राम में चैनल पे जाकर चेक कर लेना ये नोट। सिनेप्स, सिनेप्स क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट बिटवीन द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन इज कॉल्ड सिनेप्स। अभी बताया मैंने, एक न्यूरॉन के नर्व एंडिंग के से लेकर दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो गैप होता है उसी को सिनेप्स ही बोला जाता है। इसको याद रख लेना, ठीक है, डेफिनेशन है। मैंने वैसे भी बेसिकली जो चीज़ें इस नोट्स में हैं तो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें हैं, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है। Reflex action, a quick, sudden, immediate response of the body to the certain stimuli that involves spinal cord, but not brain। ये याद रखना, जब आप रिफ्लेक्स एक्शन करते हो, कोई भी झट से रिएक्ट करते हो ना, कभी कभार आप महसूस कर रहे हो, आप बैठे हुए हो, गप्पे मार रहे हो, पीछे से आप पैरों के पास महसूस कर रहे हो कि कुछ ऐसा ऐसा फील हो रहा है आपको, झट से आपने पैर ऐसे ऐसे छांट दिया,
तो आप देखते हो कि कुछ नहीं है, बस हवा चल रही थी, वो फील हो गया था। तो वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना, वो ब्रेन की तरफ आपको सोचने की दूसरी बात नहीं होती। ब्रेन ब्रेन में जो भी चीज़ें जाएगी वो थोड़ा टाइम लगेगा फिर लौटने को, क्योंकि जो भी इम्पल्स जाएगी ना ब्रेन में, ब्रेन सोचेगा, उसको एग्जामाइन करेगा, वो आँख से देखेगा, फिर कान से सारे सेंस ऑर्गन्स के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, फिर रिएक्ट करेगा। लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड पे जाकर स्पाइनल कॉर्ड जब अपना डिसीजन खुद लेना शुरू कर देता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट तक बातें नहीं गई, हाई कोर्ट में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हाई कोर्ट यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड जब आप खुद डिसीजन लेती है तो बहुत झट से लेती है, एकदम रिफ्लेक्स आर्क आगे आप पढ़ेंगे उस हिसाब से झट से आप रिएक्ट करते हो बिना सोचे समझे, ठीक है। क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, आपने इन्फॉर्मेशन महसूस किया हमारे बॉडी के डेंड्रेट्स ने, ठीक है, और फिर जब इन्फॉर्मेशन पहुंचा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया कि अभी यहाँ से हाथ निकालो, यहाँ से पैर निकालो, जल्दी से जो भी करना है जल्दी करो। तो जो फिर मसल्स पे आ गया इन्फॉर्मेशन, खींच लिया पीछे, ठीक है। सिमुली दैट इन्वॉल्व स्पाइनल कॉर्ड नॉट ब्रेन, विथड्रॉल ऑफ हैंड नी जर्क एक्सेट्रा, जो भी जर्क से हम झटके से हम निकाल लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं जर्क, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क, द पाथवे थ्रू व्हिच इम्पल्स पास इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, एक आर्क सा बनाता है। आर्क आपको पता है ना, सर्कल आ गया, उसका एक पार्ट को बोला जाता है आर्क। तो उसी को एक आर्क हम पढ़ेंगे, एक प्रोसेस है किस तरीके से हमारे बॉडी में चलता है, उसी को हम ध्यान देंगे, और ये याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। स्टिमुलस जो है, एग्जाम्पल है हीट ले लिया, हाथ में ऐसा हीट महसूस हुआ, रिसेप्टर ऑर्गन हमारा स्किन है, ठीक है। स्किन ने सेंसरी नर्व्स हैं, ठीक है, ओब्वियसली स्किन में होते हैं, हर एक जगह पे होते हैं। नर्व्स ने क्या किया, वो इन्फॉर्मेशन गेन किया, स्पाइनल कॉर्ड पे पहुंच गए। स्पाइनल कॉर्ड अब वो सोचेगा कि ब्रेन को क्यों भेजा जाए, क्योंकि यहाँ पे तो जल्दी रिएक्ट करना पड़ेगा, अभी तक हीट महसूस हो रहा है हमें, जल्दी अगर रिएक्ट नहीं किया, ब्रेन तक पहुंच गया तो ब्रेन बहुत सोचेगा, तारीख पे तारीख लेगा, फिर देर कर देगा, फिर वहाँ पे जल कर हाथ राख बन जाएगा होगा, ठीक है। इसलिए वो मोटर नर्व्स को भेजता है, ठीक है। मोटर नर्व्स वो है जो इफेक्टर ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। इफेक्टर ऑर्गन मतलब देखो, सेंसरी नर्व्स जो वो काम करते हैं कि रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से, आपके स्किन से, वो सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड जनरली होते हैं। लेकिन वो जब पहुंचते हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड भी कनेक्ट करता है मोटर नर्व्स को। मोटर नर्व्स जनरली क्या होते हैं, इफेक्टर ऑर्गन से कनेक्टेड रहते हैं। इफेक्टर ऑर्गन हमारे मसल्स होते हैं। देखो, मसल कंट्रैक्ट हो गए, रिलैक्स होंगे, उसी हिसाब से हमारा बॉडी चलेगा, हमारे बोन्स चलेंगे, हमारे जॉइंट्स चलेंगे। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द मसल्स ऑफ आवर बॉडी, हाउ दे विल कंट्रैक्ट, हाउ दे विल रिलैक्स, अकॉर्डिंग टू देम आवर बॉडी विल कंटिन्यू टू वर्क, टू मूव। तो इसलिए मोटर नर्व्स जो होते हैं वो हमारे मसल से कनेक्टेड होते हैं। मोटर नर्व्स की वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन है, स्पाइनल कॉर्ड से जो इन्फॉर्मेशन आया है कि हाथ हटाने को, वो इफेक्टर ऑर्गन मसल को बोलता है कि भाई कंट्रैक्ट हो जा, उसको खींच ले हाथ को। रिस्पॉन्स आ जाए, क्या आ जाता है, विथड्रॉल ऑफ द हैंड, हम हाथ ऐसे झटके से निकाल लेते हैं। तो ये एक आर्क है, ये एक प्रोसेस है जिसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आता है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्सेस आर ऑफ 3 मेन टाइप्स, 3 तरीके के होते हैं, वॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन। पहले भी आपने पढ़ा है, ठीक है। वॉल्यूंटरी इनवॉल्यूंटरी तो डेफिनेटली पढ़ा है पहले से। वॉल्यूंटरी एक्शंस जो होते हैं कंट्रोल्ड बाय फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन का आप नीचे पढ़ेंगे, आप डायग्राम भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं। फोर ब्रेन जो होता है वो आगे वाला पार्ट होता है, ठीक है। आगे वाला पार्ट को बोला जाता है, मतलब ब्रेन ऐसा है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है ना ब्रेन का, ऊपर वाला एकदम कैसे बताऊँ आपको, 3D स्ट्रक्चर थोड़ी है। ऊपर वाला हिस्सा को बोला जाता है फोर ब्रेन, लेकिन उसके अंदर इंटरनल को बोला जाता है मिड ब्रेन, और उसके लास्ट में ये वाला जो मेडुला पार्ट आ जाता है, ठीक है, उसको बोला जाता है हैंड ब्रेन, ठीक है। आप स्ट्रक्चर नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द फोर ब्रेन, जो वॉल्यूंटरी एक्शन से, वॉल्यूंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हो गया टॉकिंग, हो गया राइटिंग, हो गया, हम हमारे कंट्रोल में है, वो अनकॉन्शियसली नहीं हो रहा है हमारे, हम कॉन्शियसली उसको चाह के कर रहे हैं वो चीज़ को, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी वो अलग बात है, जिनको कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ख़राब होती है, वो चाहते कुछ बोलने को, बोलते हैं कुछ और, ठीक है। वो थोड़ा ब्रेन उनका मतलब एक्टिवेटेड नहीं होता, वो सडन, वो जब नर्वस हो जाते हैं तो वैसा चीज़ होता है, अदरवाइज वो इनवॉल्यूंटरी एक्शन तो नहीं है, ठीक है। इनवॉल्यूंटरी
कंट्रोल्ड बाय मिड एंड हिंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन इसे बोला जाता है, वो नीचे वाला, और मिड ब्रेन इसके अंदर होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारे इनवॉल्यूंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हार्ट बीट, आप अपने हार्ट बीट को रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। वो अपने आप चल रहा है, वो मसल्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स है, उनको कंट्रोल कर रहा है मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। वोमिटिंग हो गया, आप अपनी वोमिटिंग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो झट से आता है, वो अब चाह के भी अब मुझे वोमिट करना है ऐसा चाह के नहीं कर सकते, वो अपने आप हो जाता है। रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट को आप रेगुलेट कभी नहीं कर सकते, ठीक है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीट कर देता है उस चीज़ को, वो ब्रेन तक आती नहीं, वरना तारीख पे तारीख हो जाएगा, इसलिए रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, अब हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो, चूज नहीं करते हो, ठीक है, चूज करोगे क्या पोकेमॉन है, हाँ, तो ऐसे टच करोगे तो रिफ्लेक्स एक्शन झट से आप पीछे खींच लेते हो, वो जो रिफ्लेक्स और झट से वो चीज़, झट जो वर्ड आ रहा है ना, वो झट, वो अलग बात है, छोड़ो, झट से जो वो वर्ड आ रहा है ना, स्पाइनल कॉर्ड वो कंट्रोल करता है, एकदम जल्दी से वो जो रिएक्ट करते हो, जो सडन मूवमेंट होता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS। CNS में जाता है ब्रेन, जाता है स्पाइनल कॉर्ड, जाता है। ब्रेन के 3 पार्ट है, अभी बताया मैंने, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, एंड स्पाइनल कॉर्ड तो उसका कुछ पार्ट नहीं है वैसे, छोड़ो। और PNS जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब जो नर्व्स हमारे पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है। क्रैनियल नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन से आते हैं, ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स ऐसे रिलीज हुए हैं उन्हीं को क्रैनियल नर्व्स होता है, जो 12 पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं, मतलब 24 नर्व्स होते हैं जो निकले हुए हैं ब्रेन से, ठीक है। 24 नर्व्स मतलब 12 पेयर्स, पेयर समझ रहे हो ना, 2-2 करके, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उनको बोला जाता है स्पाइनल नर्व्स, जो कि हैं 31 पेयर्स, मतलब 62 नर्व्स, ठीक है, 62 नर्व्स और 31 पेयर्स। ANS जो होता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आपके बुक में नहीं है फिलहाल, लेकिन आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में है नहीं, जो अनकॉन्शियसनेस में हो जाता है, उसे बोला जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ को। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बुक में है नहीं, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन ब्रेन के 3 मेजर पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम, इसका ब्रेन का, ये देखो सेरिब्रम आ गया, ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो ना, ये वाला, ये है सेरिब्रम। उस स्कल को क्या बोला जाता है, क्रैनियम, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा होता है उसको बोला जाता है सेरिब्रम, और पूरा का पूरा ये वाला हिस्से को बोला जाता है फोर ब्रेन, ठीक है। और ये वाला हिस्सा मिड ब्रेन और ये वाला हिंड ब्रेन, ये वाला को मिलाकर, ठीक है। तो सेरिब्रम जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट है ब्रेन का, और जो फंक्शन है ये आपको याद रखना है, ये भाई इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। फोर ब्रेन का फंक्शंस क्या है, थिंकिंग ऑफ पार्ट ऑफ द ब्रेन, सिंपल सी चीज़ें हैं जो वॉलंटरी एक्शंस है, जो हमारे कंट्रोल में हैं। थिंकिंग, सोचना, जो भी सोचते हैं हम सेरिब्रम की मदद से सोचते हैं, फोर ब्रेन की मदद से सोचते हैं, ठीक है। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शंस, जो भी वॉलंटरी एक्शंस हम करते हैं वो इसी की वजह से। स्टोर इंफॉर्मेशन, मेमोरी चिप, जो मेमोरी कार्ड है, राम रोम, ये नहीं है, ठीक है। ये हमारे ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है वो फोर ब्रेन में ही होता है। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, भूख लगती है खाना खिला दो, ठीक है। सो जो भी है वो सेंटर है इसका, कॉल सेंटर नहीं, सर्विस सेंटर नहीं, मेमोरी का सेंटर है। हंगर का नहीं, हंगर का नहीं है, मतलब वॉलंटरी एक्शंस का जो सेंटर है वो सेरिब्रम है, हमारा फोर ब्रेन है। रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट्स एंड इंटीग्रेट्स इट, हमारे बॉडी में क्या सेंस ऑर्गन्स रिएक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उनके इन्फॉर्मेशन को लेके इंटीग्रेट करके सोच के रिएक्ट करवाता है, जो तारीख पे तारीख बोला जाता है, लेकिन सही डिसीजन करवाता है ब्रेन। लेकिन रिफ्लेक्स आर्क जो कंट्रोल करता है स्पाइनल कॉर्ड, वो कभी कभार किसी को ऐसे किक बिक भी मार सकते हो, कुछ उसके पास कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। मिड ब्रेन के बारे में आते हैं, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो चीज़ें जो होते हैं हमारे मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। हाइपोथैलेमस यहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे, ठीक है। थैलापॉइड रीजन, आ जाओ थैलापॉइड रीजन केमिकल कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस एंड थैलापॉइड रीजन, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है सिक्रेटरी हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, ठीक है। सेक्रेटरी क्या मैं बोल रहा हूँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो रहा है, मेरी नर्वस सिस्टम खराब हो रहा है, ओके। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। सेरिबेलम जो होता है ये वाला हिस्सा,
ठीक है, ये जो फूल सा देख रहे हो ना, पत्ता सा, ये पत्ता नहीं है, सेरिबेलम है। ठीक है, कंट्रोल्स पोस्चर एंड बैलेंस। आप ऐसे झुक के बैठते हो या फिर जैसे भी बैठते हो गेम खेल खेल के, ठीक है, वो आपके सेरिबेलम खराब हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, वो उसका नतीजा है। ठीक है, कंट्रोल प्रिसाइजेशन ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस। जो भी वॉल्यूंटरी एक्शंस हम करते हैं, किस तरीके से प्रिसाइजली एफिशिएंटली आप उसको परफॉर्म करते हैं, वो सेरिबेलम मेंटेन करता है। आप पोस्चर, आप अगर ऐसे आप जो अल्कोहल पीते हैं ना, उनके सेरिबेलम झट से काम करना बंद कर देता है, इसलिए वो जब चलते हैं ऐसे ऐसे पैर डालकर वहाँ घूम घाम के, उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, वो गिर जाते हैं, क्योंकि वो उनका सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल में नहीं होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला अंडा आमलेट नहीं, सॉरी, हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है कंट्रोल करता है इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को, जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन एंड वॉमिटिंग। इसलिए बोला जाता है पीछे वाले ब्रेन या फिर पीछे वाले सर पे कोई भी ऐसा क्षति नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि पीछे वाले सर पे मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन मतलब सैलिवा जो निकलती है ना, कभी कभार पीछे अगर आपके हेड में कुछ डैमेज होता है तो मुंह से ऐसे एकदम ऐसे सैलिवा निकलती जाती है जैसे कि डेड पर्सन में होती है। ठीक है, वॉमिटिंग होना, ये सब चीज़ें, क्योंकि इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को वो कंट्रोल करता है मेडुला। वो अगर कंट्रोल में चला कि कंट्रोल के बाहर चला गया ना, बहुत डेंजर हो सकता है। और जो पॉन्स होते हैं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम करता है। ये होता है पॉन्स, यहाँ पे होता है। तो ये जो करता है हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन हो गया, रेगुलेशन रेस्पिरेशन, अब लंग्स कब ऐसे एयर खींचेगा, छोड़ेगा, रिलीज करेगा, वो सबको कंट्रोल करता है पॉन्स। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Brain is protected by a fluid-filled balloon which act as a shock absorber and enclosed in cranium brain box। जो ये जो ब्रेन बॉक्स है, क्रैनियम हो गया, इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जो प्रिवेंट करता है कहीं पे अगर आप ऐसे जर्क आता है तो ऐसे ब्रेन और स्कल में ऐसे कोई हाथापाई ना हो जाए, ब्रेन वरना डैमेज हो जाएगा ना। एक हड्डी से अगर आप एक नर्वस चीज़ के, एक सॉफ्ट सा चीज़ ब्रेन अगर आप ऐसे हीट करेंगे तो डैमेज हो सकता है उसके अंदर, इसीलिए फ्लूइड है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कलम। ये आपको पता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है वर्टिब्रल कलम नाम जो बैकबोन है उसके अंदर रिजर्व होकर रहा है, ठीक है, प्रोटेक्ट होकर रहा है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, किस तरीके से मस्कुलर टिश्यू और नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन चलता है। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यू, सेंसरी नर्व हमारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS हमारे ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड कहीं पे तो जाएगा, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा तो वो जल्दी से एकदम से यहाँ पे आके पहुँच जाएगा, मसल सर्टेन हो जाता है, मसल कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन चल जाता है, वो रिफ्लेक्स आर्क में यहाँ पे आके सीधा जुड़ जाएगा अगर स्पाइनल कॉर्ड ने डिसीजन लिया तो। लेकिन अगर ब्रेन के पास गया तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस बाय CNS सोचेगा कि क्या करना है, फिर डिसीजन मेड बाय CNS ने सोच लिया कि यहाँ पे भागना है मेरे को, यार कुत्ते पड़ गए हैं पीछे, अब भागना पड़ेगा। ठीक है, आँख ने देखा, कुत्ते देख लिए, अब वो भौंक रहे हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास इन्फॉर्मेशन गया, ब्रेन ने सोचा नहीं अब भागना पड़ेगा, अब डिसीजन ले ही लिया, मोटर नर्व्स को मैसेज भेज दिया जो कि मसल से कनेक्टेड है, मसल को गया चीज़ें, मसल ने अपना चेंज किया, अपना शेप चेंज किया। प्रोटीन, एक्चुअली मसल कैसे चेंज करते हैं अपना शेप, वो प्रोटीन से बने हुए थे। तो अगर कोई चीज़ प्रोटीन से बना हुआ है तो प्रोटीन्स का अगर अरेंजमेंट चेंज हो गया ना, उसका शेप भी चेंज हो जाएगा। ओब्वियसली आप लेगो में बनाए हैं कभी अगर घर, तो उसका उस एक एक ब्लॉक को अगर आप चेंज करेंगे तो तभी तो अलग अलग तरीके के घर बन रहे हैं। वैसे ही वो प्रोटीन से बना हुआ मसल अपना, जब प्रोटीन्स अपना अरेंजमेंट चेंज करते रहते हैं, मसल का शेप चेंज होता रहता है। तो इस हिसाब से वो कंट्रैक्ट करता है, मसल सेल कंट्रैक्ट करता है, मसल सर्टेन होता है और एक्शन होता है। ठीक है, अब इससे आप भागने लगते हो। ठीक है, भगम भगोड़ा। ठीक है, सो आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन चलता है। मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, ठीक है, और मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, दो तरीके के होते हैं। तो जो डिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ होते हैं वो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के अनुसार कोई डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, मूव तो नहीं वो करते, वो अपने आप को बढ़ाते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, मूव ऑब्वियसली नहीं करते हैं प्लांट्स। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, ये 4 तरीके के हैं। फोटोट्रोपिज्म, फोटो मतलब लाइट, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट करना, तो मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ अगर एक पेड़ बढ़ रहा है, आप ऐसे एक आपके बुक में एक एक्सपेरिमेंट है, एक पेड़ को रख लोगे ऐसे रूट और सूट, इस तरीके से एक विंडो के पास, आप देखना जब लाइट आपके विंडो की तरफ से हर दिन गिरती है, आपका पेड़ का जो स्टेम है वो जा रहा होगा सन की तरफ, मतलब बाहर की तरफ, लेकिन उसका रूट जो होगा उसके ऑपोजिट साइड एकदम जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा रूट, यहाँ पे जाएगा सूट उसका, क्योंकि यहाँ पे सन है,
क्योंकि वो रूट जो है वो नेगेटिवली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फोटोट्रोपिज्म, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं होता, वो रिपल्स होता है, उसका उल्टा जाता है। लेकिन सूट जो होता है वो उसी के पास जाता है, ठीक है, लाइट के पास। जियोट्रोपिज्म वैसे ही मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के मतलब नीचे की तरफ मूव होता है, ठीक है। जो हमारा रूट होता है वो पॉजिटिवली है, वो ग्राउंड की तरफ नीचे जा रहा है क्योंकि वो पॉजिटिवली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स जियोट्रोपिज्म, और ये नेगेटिव है उस हिसाब से, इसलिए सूट ऊपर जाता है, ठीक है। ग्रेविटी का जियोट्रोपिज्म का नेगेटिव जो है वो सूट है। वैसे ही केमोट्रोपिज्म मूवमेंट टुवर्ड्स केमिकल्स, केमिकल्स जैसे हो गए, कोई भी आप केमिकल्स ऐसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनकी तरफ मूवमेंट करने को वो केमोट्रोपिज्म बोला जाता है। वॉज ऑल्सो द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स एब्यूल, जो ओब्यूल, ओब्यूल, अरे ओब्यूल क्या होता है, मैं वही सोचूं, ओब्यूल तो पहली बार सुन रहा है यार। ओब्यूल, ओब्यूल की तरफ जब आप पोलन ट्यूब जो ग्रोथ होता है वो आप रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, ठीक है। पोलन ट्यूब जो होता है जैसे खुल के जाता है, तो कैसे खुलता है, वो केमोट्रोपिज्म की वजह से, वो पोलन ग्रेन में जो केमिकल्स मौजूद होते हैं उस वो मूवमेंट होता है, उस वजह से वो खुल के ओव्यूल की तरफ खुलता है, वो वाला पोलन ट्यूब। हाइड्रोट्रोपिज्म मतलब हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, पानी की तरफ मूव करने को हाइड्रोट्रोपिज्म बोला जाता है। प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स विच हेल्प टू ग्रो कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट। प्लांट के हार्मोन्स होते हैं, उनमें नर्व्स नहीं होते हैं, उनमें हार्मोन्स सिर्फ काम करते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट और रिस्पॉन्सेज के, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स क्या है, मेन प्लांट हार्मोन्स है ऑक्सीजन, ठीक है, ये चारों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, एमसीक्यूज में जनरली आते हैं। ऑक्सीजन जो होता है सिंथेसाइज्ड एट सूट टिप, सूट मतलब आप समझ रहे हो पेड़ का एकदम ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये पेड़ समझ लो, जो पेड़ दिख भी नहीं रहा है लेकिन इसका रूट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये जो सूट होता है, सूट के एकदम ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प्स इन ग्रोथ, वहाँ से ऐसे लंबा करने को, ऐसे लेंथ उसके बढ़ाने को मदद करता है ऑक्सीजन, ठीक है, हेल्प्स इन ग्रोथ। फोटोट्रोपिज्म मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स टुवर्ड्स लाइट, तो फोटोट्रोपिज्म में मदद करता है, जो भी लाइट की तरफ, यहाँ पे सूरज है तो वो सूरज की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। गिबरेलिन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द स्टेम, ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम में मौजूद होता है, ये स्टेम कैसे ग्रोथ करेगा, ये तो ऐसे वैसे तो सूट के टिप ये वाला हिस्सा बढ़ाएगा, लेकिन स्टेम कैसे ग्रो करेगा, ठीक है, उसमें हेल्प करता है गिबरेलस, ठीक है, उसको वो थिक करने में भी और लेंथ बढ़ाने में। साइटोकाइनिन्स प्रोमोट्स सेल डिवीजन, साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो सेल डिवीजन करते हैं, वो जनरली कहाँ पे होते हैं, वो सूट के टिप में ही होते हैं, या और रूट में भी होते हैं। रूट को भी सेल डिवीजन की ज़रूरत है, ओबियसली वो रूट के जो न्यूड्यूल्स निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे, सेल डिवीजन होगा ना, सेल डिवीजन मतलब माइटोसिस और मेयोसिस, ठीक है, इस तरीके से सेल डिवीजन करके, और वो भी लेंथ को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पे, एब्सिसिक एसिड, उसके नाम से पता चल रहा होगा थोड़ा सा अलग है क्योंकि वो इसका शत्रु है, समझ लो, ठीक है। इनहिबिट्स ग्रोथ को रोकता है। कॉज वीटिंग ऑफ लीव्स, पूरा एकदम शत्रु है, राहु बन के बैठा हुआ है, क्या इनहिबिट्स ग्रोथ करने नहीं देता। वो अगर एक प्लांट छोटी रह जा रही है, शॉर्ट रह जा रही है, वो उसका कारण वो एब्सिसिक एसिड है, वो ज़्यादा अगर रिलीज हो रहा है तो वो छोटी रह जाएगी। कॉज ऑफ वीटिंग ऑफ लीव्स, अगर लीव्स जो ऐसे सड़ के ऐसे गिर जाते हैं ना, सूख के, वो सब होता है एब्सिसिक एसिड का। स्ट्रेस हार्मोन है, उसके लिए ये स्ट्रेस है, ठीक है, हमारे लिए स्ट्रेस कुछ और है, उसके लिए ये स्ट्रेस है, ओके चलो। हार्मोन्स इन एनिमल्स, एनिमल्स में कौन सा हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, हार्मोन्स दीज आर द chemical messengers secreted in very small amounts by specialized tissues called ductless glands। तो ये क्या होता है, डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट रिलीज होते हैं, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, ये वाला डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। केमिकल मैसेंजर्स जो सीक्रेट बहुत छोटे छोटे अमाउंट में, बहुत लार्ज अमाउंट में नहीं, कुछ ही में रिलीज होते हैं, ठीक है, और ब्लड के स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स में से निकलते हैं। दे एक्ट ऑन टारगेट टिश्यूज ऑर्गन्स यूजुअली अवे फ्रॉम देयर सोर्स, ठीक है, कोई भी अगर ऑर्गन को टारगेट करके ये भेजा गया वहाँ पे वो पहुँचते हैं, वो एक्ट करते हैं अवे फ्रॉम देयर सोर्स से दूर होके, जहाँ से वो निकला है वहाँ से दूर कहीं पे टारगेट दिया गया है तो वहाँ पे वो अटैक करते हैं, अटैक नहीं करते मतलब वहाँ पे एक्ट करते हैं, एक्ट मतलब उनको जो काम बोला गया है वो काम करते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प्स इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड हार्मोन्स। हार्मोन्स जो होते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम में नर्व्स हेल्प करते हैं और एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स। अब हम पढ़ते हैं कौन सारे हार्मोन्स है और उनके ग्लैंड्स कौन है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथाइड, ये सब
वैसे कौन सी जगह पे प्रेजेंट होते हैं मैं बताता हूँ। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमने पहले ही पढ़ा रखा है, वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। और पैराथायरॉयड ग्लैंड और थायरॉयड ग्लैंड दोनों ही ये पहले आपके एकदम थ्रोट के पास ऐसा एक वल्जिट सा आपको महसूस हो रहा होगा, वो वाला जगह पे थायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड जो होता है वो एडर्नालाइन रिलीज करता है, वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। किडनी ऐसे 2 किडनी जो कि दिख नहीं रहे हैं किडनी मेरे चित्र में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे टोपी की तरह बैठते दोनों होते हैं, ठीक है। ये दोनों एडर्नालाइन ग्लैंड्स हैं। ये थोड़ा सा कैसा पिक्चर बनाया है पता नहीं, ठीक है, मैंने नहीं बनाया, ठीक है। पैनक्रियास जो है, पैनक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं आपके स्टोमक का जो यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है, इंटेस्टाइन शुरू होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है पैनक्रियास, ठीक है। ये वाला येलो कलर का होता है, कलर मैटर नहीं करता, लेकिन इसका काम है इंसुलिन रिलीज करना। ओवरी फीमेल में क्या होता है, ओवरी होता है, ठीक है, और मेल में टेस्टिस होता है। ओवरी एस्ट्रोजन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, टेस्टिस जो है मेल में टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हार्मोन और उसके एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है और वहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है, वो नेक और थ्रोट के रीजन में जनरली उसका काम होता है। जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन ग्लैंड में प्रॉब्लम आता है, यहाँ वहाँ होने लगता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि गोइट्री हो जाता है, एकदम ये वाला नेक वाला रीजन एकदम फूल जाता है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, जो थायराइड ग्लैंड में जिसका प्रॉब्लम होता है उसका मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहता, वो या तो एकदम पतला होगा या तो एकदम मोटा होगा, ठीक है, वो सही नहीं रहता है, उनका बैलेंस्ड होकर नहीं रहता है। रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ये सब जो उनका यूटिलाइजेशन ना इन तीनों का ये सब कराता है थायरोक्सिन ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। अगर आप बहुत ही लंबे हैं हाइट में या फिर शॉर्ट है, वो सब पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से हुआ है, उसने रिलीज नहीं किया हार्मोन, हॉट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। आप एकदम छोटे बन गए, ठीक है, 5 फुट से नीचे, अगर उसने बहुत रिलीज कर दिया तो आप 7 फुट तक पहुंच गए, 7 फुट बहुत बड़ा है, ओके। तो लोकेशन जो होता है मिड, तो हमारे जनरली जो बॉडी के मिड एरिया होता है वहाँ पे रिलीज होता है, लोकेशन उसका होता है, और फंक्शन होता है रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एडर्नल ग्लैंड से रिलीज होता है, जो कि मैंने बताया किडनी के ऊपर होता है, अब बोथ किडनीज। रेगुलेशन इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड मिड ब्रेन में होता है, ठीक है। रेगुलेशन इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, एड्रेनालाइन ग्लैंड हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। एड्रेनालाइन रश जो बोलते हैं ना आजकल, वही तो है एड्रेनालाइन झट से रिलीज होना। एड्रेनालाइन ऐसा एक है, अगर आप बाइक से गिर जा रहे हो, आप कुछ टाइम के लिए, अगर आप एकदम स्पीड में हो ना बाइक के, आप कुछ टाइम के लिए महसूस नहीं कर पा रहे होगे, आप मर चुके होगे, लिटरली आप मर चुके होगे, लेकिन आप चल रहे होगे, आप महसूस नहीं कर पा रहे होगे उस पेन को। एड्रेनालाइन ऐसा खतरनाक चीज़ है, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट हीट नहीं, हार्ट बीट होता है, मैं वही सोचा हार्ट हीट क्या हो गया, हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है, वो बढ़ा देता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, हमारे जो मसल्स है, हमारे पेट के मसल्स, उनको कंट्रैक्ट कर देता है, हमारे हार्ट को कंट्रोल करता है, हार्ट बीट को, हमारे लंग्स के ब्रीथिंग स्पीड बढ़ा देता है। उस तरीके से इमरजेंसी के समय वो रिलीज होता है। एड्रेनालाइन उसका अपोजिट होता है, नॉन एड्रेनालाइन, इसको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट, ठीक है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, या तो भगाएगा या तो लड़ाएगा, ठीक है, ऐसा है। और सेक्स हार्मोन्स में जाते हैं टेस्टोस्टेरोन इन मेल में जाता है, टेस्टिस से रिलीज होता है, ठीक है। जेनिटल और एब्डोमेन एरिया में प्रेजेंट होते हैं। चेंजेस एसोसिएटेड विथ प्रोबर्टी, सेक्सुअल मैच्योरिटी में हेल्प करते हैं। और एस्ट्रोजन होता है, ओवरीज से रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज होता है, जो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम रिलीज होता है फीमेल्स में। एस्ट्रोजन भी फीमेल्स में रिलीज होता है, ठीक है। और इंसुलिन पैनक्रियास में रिलीज होता है। जो सेक्सुअल जो चेंजेस आते हैं वो इन दोनों की वजह से आते हैं। और इंसुलिन की वजह से रिड्यूसेस और रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है हमारे इंसुलिन, जो कि पैनक्रियाज रिलीज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट इज नेसेसरी बिकॉज, सिंपल सी चीज़ है, देखो आयोडीन में मिनरल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ थायरोक्सिन कितना गलत लिखा हुआ है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, सो इट इज़ important that we must consume iodized salt, as in turn it is essential for thyroid gland as it controls carbohydrates, proteins and fat metabolism. For better and best balance of growth, deficiency of iodine might cause disease called goitre, obviously मैंने आपको बताया था। आयोडीन, अगर हम जो सॉल्ट्स में आयोडीन प्रेजेंट होता है उसको हम इसलिए खाते हैं क्योंकि आयोडीन हमारे बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन का रिलीज जो है वो कंट्रोल के साथ करता है, ठीक है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता है। अगर हमने
किस तरीके से कम खा लिया आयोडीन, तो इस हमारे ग्रोथ में भी बहुत ही प्रॉब्लम आने लगेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम आने लगेंगे, मतलब हमारे डाइजेशन भी वो एग्जाम प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगे। और जो गोइट्री जो है, ये वाला रोग, जब एक्सेस डेफिशिएंसी हो जाता है ना आयोडीन का, गोइट्री एकदम वो जो नेक होता है ऐसे फूल जाता है एकदम ऐसे, ठीक है, एकदम फ्रॉक की तरह। सो डायबिटीज़ जो होता है, आपको पता है डायबिटीज़ क्या होता है, लेकिन फिर भी सुनो, साइंटिफिकली आंसर देना है, वैसे थोड़ी नहीं लिखना है। मीठा खा लिया था इसलिए डायबिटीज़ हो गया, चींटियाँ चढ़ गए मेरे ऊपर, ऐसे नहीं। कॉज इट इज़ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल टू लोअर और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल्स। ये इंसुलिन हार्मोन के डेफिशिएंसी की वजह से होता है, जो कि पैनक्रियाज सही से रिलीज़ कर नहीं रहा है, इसलिए ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। इसलिए हम इंसुलिन जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, वो इंसुलिन उनको अलग से दिया जाता है। ट्रीटमेंट क्या है? पेशेंट्स हैव टू इंटरनली एडमिनिस्टर इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन व्हिच हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। तो इस हिसाब से उनको इंसुलिन हार्मोन के लिए उनको इंजेक्शंस लेना पड़ता है। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? फीडबैक मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। मेक श्योर दैट हार्मोन शुड बी सिक्रेटेड इन प्रिसाइज क्वांटिटीज एंड एट राइट टाइम व्हिच इज रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो फीडबैक मैकेनिज्म ये बोलता है कि फीडबैक देना, आपने फ्लिपकार्ट से या फिर कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से कुछ ऑर्डर कर दिया, वो बोल रहे हैं फीडबैक दो, 5 स्टार दो, 2 स्टार दो, ये नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जाता है जो भी हार्मोन्स हमारे बॉडी में सिक्रेट हुए हैं वो सही अमाउंट्स में, सही क्वांटिटीज़ में सिक्रेट हुए हैं कि नहीं, और सही वक्त पे, ठीक है। अगर आप ऐसे सो रहे हो, एड्रेनालिन रिलीज हो गया, क्या करोगे? झट से उठ के वो बेड को उठा के फेंक दोगे, वहाँ से जो कपड़े हैं आपके अलमीरा से उठा के फेंक दोगे। कभी कभार हो जाता है लोगों के साथ, एड्रेनालिन रश हो जाता है रात को, उस तरीके से होता है। अगर आपका सही वक्त पे सब कुछ हार्मोन्स रिलीज नहीं हुए ना, तो आप में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, लोग आपको पागल भी बोल देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो वो फीडबैक मैकेनिज्म वही है, वो सब कुछ चेक करता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। हमारे बॉडी चेक करता रहता है कि सही वक्त पे, सही समय में, सही अमाउंट का हार्मोन रिलीज़ हो रहा है कि नहीं, या जल्दी हो रहा है, या फिर कम हो रहा है, या फिर ज़ोर से हो रहा है, या फिर देर में हो रहा है। ये सबको कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज्म, उस हिसाब से कंट्रोल भी करता है। ज़्यादा इंसुलिन हार्मोन रिलीज़ हो जाएगा तो एनर्जी में बहुत लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो भी सही वक्त पे रिलीज होना चाहिए उस बारे में कंट्रोल करता है हमारा फीडबैक मैकेनिज्म। शुगर लेवल इन ब्लड राइजेस। अब देखो, डिटेक्टेड बाय सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया कि नहीं, अभी तो शुगर लेवल जो है बढ़ गया है, अब क्या करना पड़ेगा? सिंथेसाइज करना पड़ेगा इंसुलिन भेजूंगा, अभी इसको कम कर दूंगा, ठीक है। और ब्लड शुगर लेवल, फॉल्स ब्लड शुगर झट से कम हो जाएगा, ठीक है। अब इंसुलिन आ गया तो ब्लड शुगर लेवल ओब्वियसली कम होगा, इसका अपोजिट है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा तो स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, तो इंसुलिन सिक्रेट होना बंद हो जाएगा। लेकिन क्यों हुआ ये, और क्यों नहीं रिलीज़ किया इंसुलिन? इसका भी तो कोई कारण हो सकता है। वो क्या है? स्विच ऑफ ड्यू टू फीडबैक सेंट। फीडबैक बोल दिया कि नहीं भाई, फीडबैक दे दिया मैंने, ठीक है, 5 स्टार रेटिंग है, तो ठीक काम किया है, लेकिन अभी रुक जा भाई, अभी रुक जा, वरना ये बॉडी वेस्ट हो जाएगा, बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाएगा, अभी रुक जा। तो पैनक्रियाज रुक जाता है। लेकिन फीडबैक मैकेनिज्म कभी कभार काम जब नहीं करता है, जब एज हो जाता है, आप में कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस आजकल जो हो रहे हैं, उस वजह से आपको डायबिटीज़ हो रहे हैं, इस वजह से। सो इस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। सही वक्त पे अगर और ये जो डिटेक्ट भी करना ना, वो भी फीडबैक मैकेनिज्म का काम है। यहाँ पे रिलीज़ करना पड़ेगा, अभी जल्दी रिलीज़ कर पैनक्रियाज, वरना इसका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। इस तरीके से ये सबको कंट्रोल करना, उसको रोकना भी फीडबैक मैकेनिज्म का काम है, ठीक है। लाइक ए फ्लोट इन वाटर टैंक, इसका मतलब क्या है? ठीक है। एक्सरसाइज जो है हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसका, जो ये जो नोट है मैं टेलीग्राम में चैनल में छोड़ दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी 43 मिनट का हो चुका है, और बड़ा वीडियो बनाऊंगा तो आप नहीं देखेंगे, क्योंकि मुझे पता है मैं भी आपके स्टेज में जाके आया हूँ, इतना बड़ा वीडियो कौन देखता है, ठीक है। सो क्वेश्चन बैंक जो है, हाँ, एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे, छोटा सा वीडियो होगा, इजीली डिस्कस कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स अ लॉट।